तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 2 जुलाई और 1 जुलाई को इंटरव्यू था हमारे ग्रुप मेंबर का। मतलब हमारी फैमिली की बात नहीं कर रही कि जो मेरे आरएस का ग्रुप बना हुआ है उसमें मेरे स्पेशल सर हैं, उनका ही इंटरव्यू था। मतलब इन्होंने मुझे भी बहुत मार्गदर्शन दिया था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इनका, बहुत सालों से जॉब में है और आरएस का इनका शायद आई थिंक 3rd अटैम्प्ट है। तो एक्सपीरियंस आरएएस में भी बहुत अच्छा है और अपनी जॉब का भी बहुत अच्छा है। तो इनका जसवंत राठी सर के बोर्ड में इंटरव्यू चला 3:24 से 3:48। जी बिल्कुल, इनका इंटरव्यू 23 से 24 मिनट ही चला था, क्योंकि इन्होंने मतलब टाइम अच्छे से देख के गए थे ये। और 1 तारीख को इनका इंटरव्यू था। तो ये अभी हॉस्पिटल में सुपरिटेंडेंट है कुछ, तो मतलब उस पद पे है। तो इनके ज़्यादातर क्वेश्चन अपने मतलब वर्क से ही आए थे। सबसे पहले तो पीपीई किट क्या है और इसमें क्या क्या शामिल किया गया है पीपीई किट में। आपने कोरोना में ड्यूटी की है तो मरीजों के क्या क्या लक्षण होते हैं, मतलब कोरोना मरीजों के क्या क्या लक्षण होते हैं। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव से नेगेटिव आने के बाद में भी लोगों की मृत्यु हो रही है, ये कैसे हो रहा है ना, ये इनसे पूछा गया। फिर डिस्चार्ज टिकट, मतलब अस्पताल से मृत्यु का कारण, डिस्चार्ज टिकट जब डिस्चार्ज करते हैं मरीज को तो उसमें मृत्यु का कारण कोरोना की जगह दूसरी बीमारी लिखी जा रही है, तो क्या इससे मृत्यु के आश्रितों को फ़ायदा मिलेगा, मृतक के आश्रितों को फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों बिकॉज ऑफ कोरोना की वजह से, क्योंकि कोरोना में अभी मुआवजा देने की मांग भी हो रही है, 4 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की मांग कई सारे संगठन कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने मना भी कर दिया था कि इतने पैसे हमारे पास नहीं है। तो कल ही आप न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुआवजा तो देना पड़ेगा भाई, लेकिन कुछ भी दो, 4 लाख मत दो, कम दे दो, लेकिन मुआवजा देना पड़ेगा। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कहीं भी कोई भी आपदा होती है और बहुत हद तक लोगों को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई सरकार को करनी पड़ती है, इसलिए मुआवजा तो देना पड़ेगा। अब देखते हैं आगे इस पर क्या फैसला होता है, क्या नहीं होता है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है ना। अभी आगे इसकी सुनवाई चलेगी। इसके अलावा दोस्तों कोविशील्ड के बाद में 2nd डोज कोवैक्सीन की लग गई तो क्या होगा, ये क्वेश्चन और भी कई लोगों से पूछा गया है जो कि मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप भी मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हो, मेल नर्स हो, ये सर भी मेल नर्स भी थे पहले, तो मेल नर्स हो, फीमेल नर्स हो या फिर डॉक्टर हो, तो ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जा रहा है कि एक वैक्सीन कोवैक्सीन की लग गई, दूसरी कोविशील्ड की लग गई तो क्या होगा। राज्यों के पास टीकों की कमी की शिकायतें आ रही है, तो इनके क्या कारण थे टीकों की कमी की शिकायतें, मतलब क्यों आ रही थी। तो हम सब ने पढ़ा था कि पहले हमारे पास टीकों का प्रोडक्शन नहीं था, राज्य अपने से खरीद नहीं सकते थे, केंद्र सरकार ही उन्हें बांट रही थी। फिर राज्यों को जब अधिकार दिया गया तो राज्यों के पास में पैसे नहीं थे, फिर राज्यों ने धीरे धीरे करके वित्त जुटाया, फिर इस तरह से टीकों की मतलब आपूर्ति की। विदेशों से भी हमने कई अरब टीके खरीदे हैं ना, और उसके बाद में टीके हमें मिले। कोरोना वायरस और स्पेनिश फ्लू वायरस में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि थोड़ा टफ हो सकता है, बिकॉज कोरोना वायरस तो हमने पढ़ा है, स्पेनिश फ्लू इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा था। मतलब ये हम लोग है ना डेली विज़िट करते थे इंटरव्यू के टाइम पे, तो हम लोग डेली डिस्कशन करते थे करंट अफेयर्स पे, तो मोस्टली क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे उनमें से ही थे। ये स्पेनिश फ्लू वाला आई थिंक सर को आया नहीं आया, मेरी पर्सनली अभी बात नहीं हो पाई, लेकिन ये स्पेनिश फ्लू मुझे लगता है थोड़ा सा अलग चला गया मैटर। पेंडेमिक कैसे घोषित कर सकते हैं, मानक क्या होता है पेंडेमिक घोषित करने के, तो ये हम लोगों ने आप लोगों ने भी अच्छे से पढ़ा है, करंट अफेयर्स में भी बहुत अच्छे से डिस्कस करवाया था। एंडेमिक क्या होती है, इपेडेमिक क्या होती है और पेंडेमिक क्या होती है, इपेडेमिक कब घोषित करते हैं और पेंडेमिक कब घोषित कर सकते हैं। अगर आप लोगों को याद है तो अच्छा है, नहीं याद है तो अभी याद कर लीजिए। अगर करंट अफेयर्स में याद है तो करंट अफेयर्स में रिविज़न कर सकते हैं, नहीं तो गूगल पे खोल के एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइएगा इपेडेमिक और पेंडेमिक में क्या अंतर होता है। कोरोना वायरस से भी पूर्व क्या कोई पेंडेमिक आई थी, तो ये बताइए दोस्तों। ये स्वाइन फ्लू और ये जो साउथ अफ्रीका में वो वायरस चला था इबोला वायरस, ये सारी इपेडेमिक थी। बट पेंडेमिक एक हमारे गुजरात में आई थी शायद, आई थिंक 2006 में प्लेग फैला था वहाँ पे, लेकिन वो गुजरात से बाहर नहीं आया था, वो गुजरात के मतलब कई सारे ज़िलों में फैल गया था, फिर भी वो गुजरात से बाहर नहीं आ पाया था, तो उसे पेंडेमिक बोलते हैं। इसके पहले जो गांधी जी और के ज़माने में प्लेग फैलता था, गांधी जी के ज़माने में एक बार प्लेग फैला था, मुझे वो याद आ रहा है, वो पूरे विश्व में फैल गया था, वो भी इपेडेमिक घोषित किया गया था। इसके अलावा और भी कई सारी बीमारियाँ इपेडेमिक घोषित की जा चुकी है। कहते हैं कि हर
इपेडेमिक नहीं, पेंडेमिक कहते हैं। हर 100 साल में एक ना एक पेंडेमिक आती है, मतलब एक महामारी आती है। भारतीय संविधान के 3 चर्चित केस बताइए। तो दोस्तों आप ऐसा नहीं है कि 3 चर्चित केस पुराने ही बताओ, लाइक केशवानंद भारती हो गया है ना, ये ही बताओ। आप नए भी बता सकते हो कि राइट टू प्राइवेसी का अधिकार हमें पुट्टा स्वामी केस के द्वारा मिला है, ठीक है। एक समलैंगिक धारा 370 वाला अधिकार भी हमें एक केस के द्वारा मिला है, उस केस का नाम अभी नहीं रिवाइज हो पा रहा है, मैंने आपको कई बार बताया है, उस केस का भी है ना। और इसके अलावा हमें जीवन जीने का अधिकार मिला है। कई सारे केसेस हैं जिनको हम बता सकते हैं। बाकी पुराने वाले में तो है ही, जैसे केशवानंद भारती हो गया, मिनर्वा मिल्स हो गया, वो सारे भी हम बता सकते हैं, ठीक है। अभी विधान परिषद कहाँ कहाँ है, तो दोस्तों अभी पहले 6 राज्यों में थी, बट तेलंगाना अलग होने के बाद में 7 राज्यों में विधान परिषदें हैं। और पश्चिमी बंगाल अभी अलग से डिमांड कर ही रहा है विधान परिषद की, तो वो भी आपको पता है ना। केंद्रीय चुनाव आयोग का संविधान में प्रावधान और इसके कार्य, ये सेम क्वेश्चन मुझसे भी पूछा गया था, बट फाइनल इंटरव्यू में नहीं, मॉक इंटरव्यू में। 324 आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग के बारे में बोला गया है। इसमें एक चुनाव आयुक्त होते हैं, 2 मुख्य आयुक्त होते हैं, और इसका कार्य होता है केंद्रीय चुनाव करवाना, मतलब संसद के चुनाव करवाना प्लस विधानसभाओं के चुनाव करवाना। लेकिन लोकल बॉडीज़ के चुनाव कौन करवाते हैं? राज्य चुनाव आयुक्त, है ना। लेकिन राज्य विधानसभाओं के चुनाव और केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय संसद और उनके चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव, ये सब कौन करवाता है? केंद्रीय चुनाव आयोग, ठीक है। भारत के प्रथम गृह मंत्री और उपराष्ट्रपति का नाम, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि फेमस पर्सनैलिटी हमेशा देख के जाइएगा। वल्लभ भाई पटेल हमारे प्रथम गृह मंत्री थे, आप सबको पता ही है। तो ये चीज़ें बहुतों बार पूछ ली जाती है और इनमें थोड़ा सा नर्वसनेस हो जाती है कि अगर कई बार हमें यही चीज़ें नहीं आती है तो, है ना। स्वास्थ्य से संबंधित, बिकॉज ये स्वास्थ्य से ही बिलोंग करते हैं सर, तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं कौन कौन सी है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों और विधवा महिलाओं के लिए क्या क्या प्रावधान किए हैं, ये भी बताया गया। तो दोस्तों सबसे पहले तो कोरोना को खुद को, जैसे कि हमारी जो आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना है उसमें रख दिया गया। कोरोना से एसोसिएटेड बीमारियां लाइक ब्लैक फंगस को भी उसी में रख दिया गया है। इसके अलावा कोरोना से मृत्यु हुए बच्चों को, मतलब जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है, उनको 1-1 लाख रुपए देना, है ना। और इसके अलावा दोस्तों उनकी आजीवन शिक्षा मुफ्त करना, ये सारी योजनाएं, एक दिन मैंने आपको पढ़ाई भी थी ये योजनाएं, तो वो कोरोना से रिलेटेड ही है, ठीक है। पालनहार परियोजनाओं में इन सबको शामिल कर दिया गया है, जो भी कोरोना से बच्चे अनाथ हो गए हैं। और पालनहार परियोजना के साथ साथ इनको राशन की फ्री सुविधा मिलेगी। वैसे तो मिलेंगे, राशन की फ्री सुविधा मिलेगी, फ्री एजुकेशन मिलेगी इनको। कृषि से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं केंद्र सरकार की हैं, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि कृषकों से संबंधित योजनाएं कम से कम, मतलब डीप में जाओ तो डीप में, तो मतलब ऐसे कि ठीक आपको ये पता होना चाहिए इस योजना में अंदर है क्या। बहुत ज़्यादा डीप नहीं पहुँचते, लेकिन कम से कम आपके पास में 7 योजनाएं होनी चाहिए कि कृषकों की आय दुगनी करने के, या फिर कृषि से संबंधित कृषकों की आय बढ़ाने के, है ना। ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछ ही लिया जाता है। तो ठीक है, अगर आपको, मतलब वैसे तो आप लोगों ने तैयार कर रखी होंगे, फिर भी ऐसे लगता है मुझे करवानी चाहिए, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। मैं आपको एक बार शॉर्ट में तो बता ही दूंगी, है ना, किसानों के लिए 5-7 योजनाएं, ताकि वो एक कोड तो याद रहे अपन को, बाकी डीप आप लोग पढ़ ही सकते हो। एम्स का उद्देश्य क्या है, ठीक है। पीएचसी और सीएचसी को क्रमोन्नत करने के लिए मापदंड क्या है, तो ये भी इनसे पूछा गया, बिकॉज ये मेडिकल फील्ड से है सर, इसलिए। हाल ही में कोरोना से ठीक होकर आए एक बुजुर्ग दंपति की अचानक मृत्यु हो गई, तो क्या कारण हो सकता है। तो ऐसी न्यूज़ जब पेपर में आती थी ना, तो हम भी सर से इसी तरह से डिस्कस करते थे। हम खुद सर से पूछते थे कि सर ये बताइए कि उन्होंने वैक्सीन भी लगवा ली थी, वो ठीक होकर, मतलब वो अभी कोरोना से ठीक होकर आए थे, फिर उनकी मृत्यु हो गई, तो आप बताइए। सर हमेशा फिर अपने सॉल्यूशंस बता देते। तो ऐसे क्वेश्चन तो उन्होंने बहुत अच्छे से टैकल किए होंगे, क्योंकि उनके बोलने का तरीका भी बहुत शानदार था। सीपीआर का प्रोसेस क्या होता है, क्या आपने कभी की है। इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन और थे। इनकी हॉबी और डिस्ट्रिक्ट से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। डिस्ट्रिक्ट इनका टोंक था, तो बहुत अच्छा तैयार कर रखा था इन्होंने। और वैसे रहते जयपुर में है, तो जयपुर और टोंक दोनों से क्वेश्चन नहीं आए। और नो हॉबी, इनकी हॉबी थी पुराने गाने सुनना, तो बिकॉज हॉबी कुछ डिफरेंट नहीं थी। तो और इनका पेशा इतना ज़्यादा चर्चा में है और अच्छा भी है, सेवा भावना वाला है, और पेशे की इनको बहुत ज़्यादा जानकारी भी है। ये डेडिकेट भी है सर अपने पेशे के लिए। तो ऑब्वियसली उन लोगों को बात करने में इसी चीज़ पे मज़ा भी आ रहा था, और इनका ज्ञान भी बहुत अच्छा है, तो उनको भी कुछ ना कुछ अच्छा मतलब सुनने को मिला होगा सर से, इसलिए हॉबी से उन्होंने
पूछा है इनसे। तो बाकी सर का इंटरव्यू हम सब में, हमारा मतलब 5 लोगों का स्पेशल ग्रुप था जो हम तैयारी करते थे, तो उन सब में सर का ही सबसे ज़्यादा चला है अभी तक 23-24 मिनट। तो होप फॉर द बेस्ट, सर की अच्छी रैंक आए और अच्छी रैंक के साथ में सर सिलेक्शन पाए। ऑल द बेस्ट सर आपको और आप सभी को भी, जिनका बाकी दिनों इंटरव्यू होने वाला है। आज 2 तारीख तो हो गई, 13 तक इंटरव्यू चलेंगे, मतलब 10 या 11 दिन हमारे पास में है। उसके अलावा जो AEN वाले हैं और FSO वाले बच्चे हैं वो तैयार हो जाए, नेक्स्ट टाइम आपका ही है, आपका ही इंटरव्यू होने वाला है। तो ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर इंटरव्यू। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, फैमिली में से जिनके इंटरव्यू हो रहे हैं, द सक्सेस फैमिली से जो लोग जुड़े हुए हैं, जिनके इंटरव्यू हो रहे हैं, होने वाले हैं, हो चुके हैं, अगर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेल करके, मेल ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दी हुई है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को अगर चैनल से थोड़ा बहुत फ़ायदा मिला है तो आप जैसे ही और साथी जो हमारे चैनल से कनेक्टेड हैं उनको भी थोड़ा सा गाइडेंस मिल सके। तो आप लोग मुझे अपना PDF सेंड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।